हुआ है AgNO3 का, AgCl का। अब तुम्हें कह रहा है कि AgCl की सॉलिबिलिटी बताओ, लेकिन उस सॉल्यूशन के अंदर हमने AgNO3 भी डाला हुआ है। हमने क्या डाला हुआ है साथ में? AgNO3 डाला हुआ है। तो देखो, जिसकी सॉलिबिलिटी निकालनी है पहले तो उसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो AgCl से हमें क्या मिलेगा? Ag प्लस Cl माइनस। फिर हमने कहा था कि मान लो इसकी सॉलिबिलिटी S है, तो ये भी हमें 1s मिलेगा और ये भी 1s मिलेगा। और अगर हम इसके सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज़ टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अगर अकेला AgCl होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन ले लेते S और क्लोराइड की भी ले लेते S और सॉल्व करके आंसर आ जाता, अगर अकेला AgCl होता। लेकिन अब AgCl के साथ साथ इन्होंने डाल रखा है AgNO3। अब AgNO3 से भी हमें एक कॉमन आयन मिल रहा है, जैसे हम कॉमन आयन करते थे सेम वैसा वैसा है। इसके अंदर एक आयन कॉमन है, जो कॉमन आयन है उसे हमें यहां से भी काउंट करना होगा। AgNO3 से हमें क्या मिल रहा था? एक कॉमन आयन सिल्वर आयन, जो हमारी मेन रिएक्शन में भी है। देखो सिल्वर आयन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आ गया, मतलब सॉल्यूशन तो सेम ही है ना, उसी सॉल्यूशन में हमने डाला हुआ है। अब AgNO3 कितना डाला था हमने? 0.01 मोलर। AgNO3 कितना डाला हुआ है? 0.01 मोलर। तो अगर ये 0.01 मोलर है तो ये भी कितना होगा? 1 इंटू 0.01 मोलर। तो बेसिकली सिल्वर आयन दो जगह से मिल रहा है। तो हमें जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है सिल्वर आयन की, तो सॉल्यूशन में जो सिल्वर आयन है वो दो जगह से आया, एक से आया S और एक से आया 0.01। यहाँ तक कोई डाउट? इसमें और कॉमन आयन इफेक्ट में डिफरेंस क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है ये एक तरह का कॉमन आयन जनरेट हुआ, जैसे हम कॉमन आयन इफेक्ट में जनरेट करते थे। अभी कॉमन आयन इफेक्ट समझा देता हूँ, ठीक है? तो ये एक तरह से क्या हो गया? अपना कॉमन आयन जनरेट हो गया। एंड कॉमन आयन जनरेट होने के कारण क्या हुआ? सिल्वर आयन दो जगह से मिलने लगा, एक से 1s और एक से 0.01। तो अगर अब हम देखें, फिर मैंने तुम्हें ये लिखवाया था कि अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कम है, अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कम है तो इग्नोर सिल्वर आयंस या इग्नोर S। अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कम है, मतलब S की वैल्यू बहुत कम है, S की वैल्यू बहुत कम है, तो इग्नोर S व्हाइल एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं क्योंकि हमारा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है, तो S की वैल्यू बहुत कम होगी। जब मैं S में कुछ ऐड करूंगा तो S को इग्नोर कर दूंगा, तो मैंने यहां से S को इग्नोर कर दिया। लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाला इग्नोर नहीं होगा, ठीक है? वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ऑन सॉल्विंग यहां से मैंने S की वैल्यू निकाल दी। क्लियर है ये या नहीं? ठीक है सर। नोट कर लो इसे। अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आया कॉमन आयन, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, वहां पे हम सॉल्यूशन नहीं बनाते बेसिकली। वो भी सेम सा ही है, लेकिन वहां पे हम बात कर रहे होते हैं इसके डिसोसिएशन की। वहां पे हम सेम काम कर सकते हैं। जो हम कॉमन आयन यूज करते हैं वो मेनली हम यूज करते हैं एसिड और बेस में। ज्यादातर वो हम यूज करते हैं एसिड और बेस के अंदर, और उसके अंदर हम कोई सॉल्ट डाल देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं जो प्रोड्यूस करता है कॉमन आयन। ठीक है? जैसे अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड की हम स्टडी कर रहे थे, जो एक वीक एसिड है। इसके अंदर मान लो मैंने डाल दिया
सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से क्या मिला? Cl प्लस और Na प्लस। पर H या प्लस नहीं होना था। कुछ भी कॉमन आयन हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है सच, हमें कोई एक आयन को कॉमन करना है। ठीक, तो यहाँ से अपना अच्छा ऊपर H प्लस होना चाहिए था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मैंने ये रिएक्शन उसके हिसाब से गलत लिख दी है। ऊपर H प्लस होना चाहिए था और नीचे हम HCl डाल सकते हैं ताकि यहाँ पे H प्लस आ जाए। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक कॉमन आयन जनरेट कर दिया। फिर मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जब हम कॉमन आयन जनरेट करेंगे, एक तो पहले से ही ये वीक एसिड है, पहले से ही ये वीक एसिड है, तो इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वो लो होती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? लो होती है। एंड ड्यू टू कॉमन आयन, and due to common ion it is further decreased, it is further decreased। कॉमन आयन आने के बाद ये और कम हो जाती है, तो जो नई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वो और कम होगी एज कंपेयर टू प्रीवियस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वीक एसिड या वीक बेस की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, जो कम हो जाती है ऑन एडिंग अ सॉल्ट या एसिड या बेस हैविंग अ कॉमन आयन। लेकिन यहाँ पे भी कॉमन आयन तो जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं सॉलिबिलिटी की, सॉल्यूशन बनाने की। दोनों में बस इतना सा फर्क है, यहाँ पे हम सॉल्ट से डील करते हैं, पहले भी सॉल्ट होता है बाद में भी सॉल्ट होता है। यहाँ पे इनिशियली अपने पास ये एसिड या बेस ही होता है, उसमें हम एक कोई सब्सटेंस डाल देते हैं जो एसिड बेस कुछ भी हो सकता है, जिसमें से कॉमन आयन जनरेट होगा। क्लियर या नहीं? सर डिक्रीज तो इस केस में भी होगा। डिक्रीज इस केस में होगा, हर एक में नहीं होगा। मतलब जैसे इसमें डिक्रीज हो रहा है कॉमन आयन, और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा बच्चे? अभी कर रहे थे AgCl वाला। AgCl में अगर हम इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करने लगे तो वो कम हो जाएगी। अगर हम AgCl की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करने लगे कि वो इनिशियली अल्फा थी, AgNO3 डालने के बाद क्या होगा? अल्फा डैश हो जाएगा, अगेन अल्फा डैश शुड बी लेस देन अल्फा, अगर हम उस तरीके से बात करें। नहीं साक्षी? यस सर। चलो इसका रीजन समझते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम क्यों हुई। कुछ आइडिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम क्यों हुई? ऐसा क्या करता है कॉमन आयन कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाती है, पहले से कम टूटता है एसिड? कुछ आइडिया? नहीं सर। देखो, हमने कॉमन आयन जनरेट करके बेसिकली क्या किया? प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी, हमने प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। हमने कल ही तो पढ़ा कि अगर हम प्रोडक्ट को बढ़ा देते हैं, हमने प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी। हम ध्यान से देखो, जितने भी कॉमन आयन जनरेट करते हैं उसमें प्रोडक्ट में एक कॉमन आयन जनरेट करते हैं। तो हमने क्या किया? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी। प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन गई, और वो जितना पहले टूट रहा था अब वो उससे भी कम टूटेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कहाँ चली गई? बैकवर्ड। बैकवर्ड में तो क्या हो रहा है? ये जुड़ के एक हो रहे हैं। बैकवर्ड रिएक्शन ध्यान से देखो तो आयंस जुड़ के कंपाउंड बन रहा है, टूटना तो और ज्यादा कम हो गया, इसीलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये तुम्हारे सीबीएसई सिलेबस की एक रीजनिंग है, तब तक हमें ये ली चैटले प्रिंसिपल नहीं किया हुआ था, इसलिए मैंने वहां पे नहीं डिस्कस किया था। तो इसे वहां पे कहीं पे नोट कर लेना जहां पे हमने कॉमन आयन डाला है इफेक्ट। तो वहां पे अकॉर्डिंग टू ली चैटलिया प्रिंसिपल, या जहां पे हमने कल ली चैटलिया प्रिंसिपल लिखा है ना, उसी के आगे नोट कर लो। आज एक नए फ्रेश पेज पे अभी नोट कर लो उस पे, कॉमन आयन इफेक्ट। In common ion effect, we generate a common ion which increases the concentration of product, या मैं लिखवा देता हूं,
in common ion effect, we increase concentration of product, and according to Le Chatelier principle, reaction goes in backward direction. Goes in backward direction, thereby further decreasing the degree of dissociation. नोट कर ले इसे भी कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो गई, क्योंकि बैकवर्ड में तो आयंस जुड़ने लग गए, बनने की जगह, टूटने की जगह जुड़ने लग गए. That आ जाएगा. और कोई डाउट है साक्षी? एक क्वेश्चन मैं भेज रही हूँ. ठीक. ये तो आई थिंक एनसीईआरटी का ही है. क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं ऐसे. देखो, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल, आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. फिनोल एक एसिड है, क्योंकि एज सच ये याद रखो फिलहाल, तो फिनोल एक एसिड है. तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल Ka तुम्हें दिया हुआ है 1.0 into 10⁻⁻10. What is the concentration of phenolate ion in 0.05 molar of phenol? ओके, तो इसकी कंसेंट्रेशन हमें दे रखी है 0.05 मोलर. देखो फिनोल क्या होता है बच्चे, फिनोल होता है ये चीज, बेंजीन के ऊपर OH. अब ये क्या करता है, ये H+ बाहर निकाल देता है. ठीक है, तो ये फिनोल है और इसको हम बोलते हैं फिनोलेट आयन. तो हमने ये पढ़ा था कि चाहे अनायन की कंसंट्रेशन है, चाहे H+ की कंसंट्रेशन है, दोनों की कंसंट्रेशन किसके बराबर आती है, C अल्फा. तो हमसे तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फिनोलेट आयन की कंसंट्रेशन. तो जो अपना फिनोलेट आयन है उसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर आएगी, C अल्फा के. इसमें C की वैल्यू तो हमारे पास थी, अगर अल्फा मिल जाए तो अपना काम बन जाए. तो हमें पता है Ka is C अल्फा स्क्वायर.
हमें ये भी पता है कि के ए किसके बराबर होता है, सी अल्फा स्क्वायर के ए की वैल्यू अपने को दे रखी थी, सी की वैल्यू भी अपने को दे रखी थी, दिस इज अल्फा स्क्वायर। पहले यहां से सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यही बचेगा। एंड अंडर रूट ऑफ 20 निकाल लो पहले तो, 4.4। तो अल्फा आ गया, वही अल्फा हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये आएगा 0.223 इंटू 10⁻⁵, या हम कह सकते हैं 2.23 इंटू 10⁻⁶। कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है साक्षी? यस सर। अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब कह रहे हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बताओ, मतलब अल्फा बताओ। इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 0.01 मोलर इन सोडियम फिनोलेट। अब इसके अंदर ही हमने सोडियम फिनोलेट डाल दिया, फिनोलेट आयन कॉमन हो जाएंगे। On adding 0.01 molar sodium phenolate, on adding 0.01 molar sodium phenolate, so phenolate ions will be common. Phenolate ions will produce common ion effect. ठीक है, तो कॉमन आयन अल्फा डैश को कम कर देता है, तो अल्फा डैश किसके बराबर हो जाएगा, के ए बाई एम। यहाँ पे के ए क्या था, जो अपना वीक एसिड है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट, और आयनाइजेशन कांस्टेंट हमें कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻10। आयनाइजेशन कांस्टेंट हमें कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻10। मेरे ख्याल से जब मैं पहले सॉल्व करा रहा था, मैंने यहाँ पे वैल्यू गलत पुट कर दी उस टाइम के ए की। चेक कर लेना एक बार, जब हमने उस दिन किया है, मैंने गलती से के ए की वैल्यू शायद यहाँ से कहीं से कुछ पुट कर दी थी, शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और एम की वैल्यू कितनी है, 0.01। एम क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग कॉमन आयन। सोडियम फिनोलेट ने कॉमन आयन बनाया, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी थी, 0.01। तो यहाँ से अल्फा डैश कितना आ जाएगा, 10⁻⁸। क्लियर? देखो पहले अल्फा था 4.4 इंटू 10⁻⁵, अब हो गया 10⁻⁸, तो कम हो गया। कोई डाउट? सर इसमें हमने अल्फा लेस देन 1 क्यों लिया है? कहाँ पे बच्चे? मतलब 1 माइनस अल्फा को 1 लिया है ना, वो कैसे? हमने कहाँ पे 1 लिया है? फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा नहीं होता? अच्छा, अपॉन 1 माइनस अल्फा, वो 1 कैसे लिया है? ओके ओके ओके, समझ गया। देखो असली फॉर्मूला क्या है कि जो के ए है, दिस इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक, तो हम कहते हैं कि के ए की वैल्यू अगर बहुत कम है, इफ के इज वेरी लो, अगर के ए की वैल्यू बहुत कम होती है, तो मतलब एसिड इज नॉट आयनाइजिंग मच, एसिड इज नॉट आयनाइजिंग मच। अब जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे के ए की वैल्यू देखो कितनी है, 10⁻⁻10, बहुत कम है। तो मतलब एसिड आयनाइज ही नहीं कर रहा है, मतलब वो टूट ही नहीं रहा है। एक तरह से मैं ये कह सकता हूं, इट इज नॉट डिसोसिएटिंग मच, इट्स नॉट डिसोसिएटिंग मच, ज्यादा वो टूट ही नहीं रहा। अगर वो टूट ही नहीं रहा,
तो अल्फा इज वेरी लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर वो टूट ही नहीं रहा तो मतलब 100 में से कोई 2 मॉलिक्यूल्स होंगे जो टूट रहे होंगे। 100 में से 2 मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 2/100। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है। ये समझ आया यहाँ तक या नहीं? यस सर। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो 1 माइनस अल्फा को हम कितना ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में। इसे भी नोट कर लो। जो पिछला सॉल्यूशन है हमने यहाँ गड़बड़ की है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, मुझे याद आ रहा है शायद, आई थिंक सो, या किसी और क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ हुई थी किसी क्वेश्चन। अगला डाउट बताओ। क्या हो गए? सारे टॉपिक समझ आ गए मतलब? यस सर। ठीक, कोई क्वेश्चन में डाउट हो या क्वेश्चन अभी करने हैं? सर मैंने रिकॉर्डिंग वाले किए थे, बाकी नहीं किए। ठीक ठीक ठीक। अब मुझे बताओ हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हो गए। हमने लीचेट लिया कर लिया। अच्छा, मैंने तुम्हें वो कराया एक टॉपिक जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है, या रिएक्शंस को ऐड करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो जो मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं वो? हाँ वही वाला किया था हमने। नहीं सर, नहीं किया। नहीं किया ना? चलो देखा। अब मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, A gives B, ठीक है। इसका रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है X। मैंने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कुछ आइडिया? मैंने स्कूल में कर रखा है, शायद 1/x है। देखो बेसिकली होता क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी ऊपर वाली रिएक्शन के लिए? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। अब हमारे पास जो रिएक्शन है उसके लिए जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/b/a, और हमें पता है 1/b/a किसके बराबर है? x के बराबर। तो आंसर आ जाएगा 1/x। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन, equilibrium constant reciprocates, equilibrium constant reciprocates।
अगर तुम कभी भी किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है H2 plus Cl2 gives 2 HCl। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 2 × 10⁻⁻⁵, तो अगर हम रिएक्शन लिखें HCl कन्वर्टिंग इनटू H2 plus Cl2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁵, which will be 0.5 × 10⁻⁵। क्लियर या नहीं? यस सर। नोट करो इसे। सर डन। अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, मान लेते हैं A gives B ही रखते हैं, समझने में इजी रहता है। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है X। मैंने इस रिएक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? तो K raised to power n, X raised to power n। ठीक है, इसमें वही तुमसे डेरिवेशन पूछ सकते हैं छोटी छोटी सी, तो तुम्हें बस वही दिखाना है कि इनिशियली हमारे पास रिएक्शन क्या थी, A gives B, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने X लिया, which is equal to concentration of products raised to the power its stoichiometric coefficient upon reactants raised to the power its stoichiometric coefficient। फिर हमने एक नई रिएक्शन बना ली, Na gives Nb, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B raised to the power n अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A raised to the power n। B की कंसंट्रेशन अपॉन N की कंसंट्रेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B/A whole raised to the power n, so this will be X raised to the power n। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास फिर से कोई रिएक्शन है N2 plus H2 gives 2 NH3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें दे दिया जाए 2 × 10⁻⁻⁴। फिर तुम्हें कहा जाए कि भाई हमारे पास एक रिएक्शन है हाफ N2 plus 3/2 H2 gives NH3। तो बेसिकली देखा जाए तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसमें हाफ पावर में चला जाएगा, तो आंसर आएगा 1.41 × 10⁻⁻²। क्लियर? कोई डाउट्स? नो सर। नोट करो इसे भी। क्या करते हैं, मान लो अब हमारे पास एक रिएक्शन है A gives B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है X, और एक और रिएक्शन है B gives A, B gives C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है assuming Y। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देता हूं, दिस इज रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, हम क्या करते हैं दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं।
अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करें तो B से B कट जाएगा और बचेगा A gives C। तो अगर हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पे क्या फर्क पड़ता है? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? x + y x प्लस वाई। नहीं बच्चे देखो, बेसिकली अगर हम थोड़ा यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू क्या आएगी? कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 1। एंड अगर हम y की कंसंट्रेशन, y की वैल्यू की बात करें, so this will be concentration of product C raised to the power 1 upon reactant B raised to the power 1। अब जो हमें वैल्यू ढूंढनी है वो है concentration of C upon concentration of A। तो देखो हमारे यहाँ से B मिसिंग है, अगर B को हम बीच में थोड़ा सा इंक्लूड कर पाए तो अपना बात बन जाए। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं B से। ये दो नंबर की डेरिवेशन है जो तुमसे स्कूल में पूछी जा सकती हैं, ये प्रूव करना इस तरीके से तुम्हें आना चाहिए। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय B, कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ B बाय A, बात तो एक ही है। मैंने B को इधर लिख दिया, C को इधर लिख देता हूँ, और इंटू C बाय B। तो B बाय A तो किसके बराबर था? X, और C बाय B किसके बराबर था? Y। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं, when reactions are added, equilibrium constants get multiplied। जब हम रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर या नहीं? यस सर। ये नोट करो। अच्छा, अब हम करते हैं एक और रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है A gives B, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है X, और एक और रिएक्शन है C gives B, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Y। एंड मुझे रिएक्शन बनानी है A gives B, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ साक्षी। A gives C, सॉरी, कैसे बन सकता है? एक सेकंड ट्राई कर। हमने क्या किया, हमने इसको रिएक्शन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको रिएक्शन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम 1 में से 2 को माइनस ही तो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम दो रिएक्शंस को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अगर हम 1 में से 2 को माइनस करें तो रिएक्टेंट में से रिएक्टेंट माइनस होंगे, A माइनस C, और प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट माइनस हो जाएंगे। तो रिएक्शन बनेगी A gives C। तो X की वैल्यू जो थी डिराइव हो जाएगा, या चलो मैं करवा ही देता हूँ। X की वैल्यू थी B बाय A एंड Y की वैल्यू B बाय C। हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो क्या थी? C बाय A की वैल्यू। हमें C बाय A की वैल्यू चाहिए थी, जो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था। तो हमने यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किया? B से। अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं B से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें तो C बाय B अपॉन A बाय
बी। तो सी बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी बाई बी की वैल्यू हो जाएगी 1/y, और ए बाई बी की वैल्यू हो जाएगी 1/x। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा x/y। तो बेसिकली अगर हम दो रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स डिवाइड हो जाते हैं। whenever we subtract two reactions, whenever we subtract two reactions, equilibrium constant get divided. क्लियर? नोट करो इसे। और मैंने दूसरी तरह से प्रूव किया था, मतलब उससे भी चलेगा ना? तुमने पहले रिवर्स किया होगा, फिर मल्टीप्लाई ऐड किया होगा, है ना? नहीं सर, मैंने जैसे इक्वेशन में b बाई ए था, उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया, और c बाई बी को y का 1/y कर दिया। हाँ, जैसे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक और तरीके से किया जा सकता था। बेसिकली अगर हम सब्ट्रैक्ट ना करें, पहले हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। अगर हम सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करें तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/y। फिर हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो x इंटू 1/y हो जाएगा x/y। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते थे। करो इसे ट्राई, नोट कर लो एक बार, या तुमने कर ही लिया। पेज नंबर 89 पे है, क्वेश्चन नंबर 18। आंसर साक्षी। लास्ट पार्ट। क्या हुआ? सर ए पार्ट। ए पार्ट। हाँ बिल्कुल, ए पार्ट ठीक है।
इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 50, 4 moles of A are mixed with 4 moles of B when 2 moles of C are formed at equilibrium according to the reaction, the equilibrium constant is। ट्राई करो। बताओ साक्षी। B part, C part, equilibrium B constant, part, B part चेक करना पड़ेगा बच्चे, चेक कर लेते हैं। देखो इनिशियली आंसर ही चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है ना, 50 का आंसर बी, ठीक है, बी पार्ट। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, D part, डी पार्ट, डी पार्ट 52 का नहीं बच्चे, ये गलत है। इसका आंसर ए दिया हुआ है। अब मुझे नहीं पता, आंसर गलत हो सकता है, चलो देख लेते हैं। 4.5 मोल्स ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोजन, तुम्हारा डी आ रहा है ना, डी डी डी। अच्छा चेक कर लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन था H2 प्लस I2 कन्वर्टिंग इनटू HI 2 मोल्स। फिर तुम्हें क्वेश्चन में कहा कि इनिशियली तुमने 4.5 मोल हाइड्रोजन लिया और 4.5 मोल आयोडीन लिया। अब मुझे नहीं पता इसमें से कितना टूटा, एज्यूमिंग ये 1x टूट गया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये भी 1x टूट जाएगा। मैंने उसमें HI को रेज़ टू पावर 2 नहीं किया था। हाँ ठीक ठीक ठीक, आंसर 1 आ रहा है। 1 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये नहीं आ रहा। चलो देखो, ये लास्ट क्लास में हमने लीचेट प्रिंसिपल किया था, उसके ऊपर क्वेश्चन है।
In the reaction 2 moles of A plus B gives C plus 372. मतलब अब इसमें दो रिएक्शंस हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें हीट रिलीज हो रही है, तो फॉरवर्ड वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड वाली कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। अब क्वेश्चन कह रहा है which combination of pressure and temperature gives the highest yield of C। हमें C को बनाना है, C को बनाना है तो हम चाहेंगे कि रिएक्शन कहां पे रहे, फॉरवर्ड रिएक्शन, हम यही चाहेंगे क्योंकि तभी C बनेगा, तभी C की यील्ड अच्छी खासी होगी। तो हम चाहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर करे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब फेवर करती है, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे? साक्षी? टेम्परेचर हाई। नहीं बच्चे, हाई टेम्परेचर पे तो एंडो फेवर करती है, हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर करती थी। तो हमें टेम्परेचर चाहिए लो, इतना तो हमें समझ आ जाता है कि टेम्परेचर कैसा चाहिए होगा, लो, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो एंडो फेवर करेगा, एंडो मतलब बैकवर्ड, तो बैकवर्ड में तो सी बनेगा नहीं, उल्टा सी टूट जाएगा। हमें तो चाहिए कि सी बन जाए, तो टेम्परेचर लो होना चाहिए। प्रेशर देख लेते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे कितने मोल गैस है, 3 मोल गैस, और यहाँ पे कितना गैस है, 1 मोल गैस। हम चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे, मतलब गैस कम बने, गैस कम बने मतलब प्रेशर कम रहे। प्रेशर कम कब रहा होगा, अच्छा प्रेशर हमें हाई करना होगा या हमें लो करना चाहिए? देखो, अगर हम प्रेशर को हाई कर देते हैं, अगर हम प्रेशर को हाई कर देते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे गैस कम बने, ताकि प्रेशर लो रहे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दोबारा समझो, हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमें चाहिए था फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड है एक्सो, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो, पॉइंट नंबर 1। फिर हमें प्रेशर भी देखना था, फिर हमने देखा कि यहाँ पे 3 मोल गैस है, यहाँ पे 1 मोल गैस है। मैंने दोनों केसेस लगा के देख लेने, पहले हाई प्रेशर वाला फिर लो प्रेशर वाला। हमने पढ़ा था कि अगर प्रेशर हाई कर देंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे, तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पे कम गैस बन रही हो। कम गैस कहां पे बन रही है, प्रोडक्ट साइड पे, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, और वही तो चाहते हैं हम। तो मतलब हमारा प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो, जो थर्ड ऑप्शन में गिवन है। क्लियर या नहीं? सर हमें लेस मोल्स की तरफ जाना था। हमें सी को बनाना था ना, हमें हाई यील्ड ऑफ सी चाहिए था, तो मतलब हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना था, ताकि वो सी बनेगा तभी तो उसकी यील्ड हाई होगी। नहीं साक्षी? सर एक बार दोबारा बताना। देखो, क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि हमें हाईएस्ट यील्ड ऑफ सी चाहिए, मतलब हमें सी को बनाना है ज्यादा से ज्यादा। सी को बनाना है मतलब हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, ये क्लियर है पहला? यस सर। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो हमें प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन पूछ रहा है। तो हमने देखा कि पहले तो फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कब फेवर करती है, लो टेम्परेचर। तो हमारा टेम्परेचर तो डायरेक्टली आ गया कि लो होना चाहिए। फिर प्रेशर के लिए तुम दोनों के अप्लाई करके देखोगे। मान लो तुम कह देते कि हम लो प्रेशर पे काम करते हैं, लो प्रेशर पे रिएक्शन कहाँ जाती है, किस डायरेक्शन में जाती है, जहां पे गैस ज्यादा बने या कम बने? ज्यादा। क्योंकि अभी हमने प्रेशर कम किया, फिर हमें प्रेशर बढ़ाना होता, तो रिएक्शन कहाँ चली जाती, बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में ही गैस ज्यादा बन रही है। लेकिन वो तो फिर उल्टा काम हो जाता। फिर हमने प्रेशर हाई करके देखा, अगर हम प्रेशर हाई करते हैं तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां गैस कम बन रही हो, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वही तो हम चाहते हैं। तो मतलब हमारा प्रेशर कैसा होना चाहिए था, हाई, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए था, लो। क्लियर? यस सर। ठीक है, इसे नोट कर लो।
अब ना दो प्रोसेस, एक ना हेबर्स प्रोसेस याद रखो। हेबर्स प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक तो ये याद रखें। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कहने का मतलब यह है कि जब N2 और H2 जुड़ते हैं और अमोनिया बनता है तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। अगर हीट रिलीज होती है तो बताओ ये हाई टेम्परेचर पे फेवर करेगा या लो टेम्परेचर पे? अगर मैं टेम्परेचर हाई करता हूं तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हाँ बिल्कुल, अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तभी फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल होगी एंड मोर अमोनिया विल बी फॉर्म। तो ये तुम्हें क्वेश्चन में हेबर्स प्रोसेस के बारे में नहीं बताया होता कि ये एक्सोथर्मिक है, तो ये थोड़ा सा नोट कर लो कहीं पे कि हेबर्स प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका बताओ, ये वाली जो रिएक्शन है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड क्यों? हमें कैसे पता ये कैसे पता चल रहा है साक्षी? तो मैंने तो उससे किया है कि प्रेशर फॉरवर्ड में ज्यादा है। एंड ऐसा तो कोई लॉ नहीं है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ना ही हमने कभी ये पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे गैस ज्यादा बन रही हो, नहीं। चलो देखो, अब इस प्रोसेस में देखें तो हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, इन दिस रिएक्शन वी आर ब्रेकिंग बॉन्ड्स। ब्रेकिंग बॉन्ड्स का मुझे कैसे पता चला, क्योंकि पहले ये इकट्ठे था फिर इसको तोड़ के अलग अलग कर दिया, दो क्लोरीन को तोड़ के अलग अलग कर दिया, मतलब इस प्रोसेस में हमने बॉन्ड तोड़े हैं एंड बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, विच रिक्वायर एनर्जी। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, हेंस एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बताओ कहां पे जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? आवाज नहीं आई साक्षी। बैकवर्ड। बैकवर्ड कैसे बच्चे? इंक्रीजिंग टेम्परेचर कौन सी रिएक्शंस फेवर करती हैं? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड वाली एंडोथर्मिक है या बैकवर्ड वाली एंडोथर्मिक है?
फॉरवर्ड वाली में हीट यूज हो रही है तो इट इज एंडोथर्मिक, बैकवर्ड वाली तो एक्सोथर्मिक है ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ही रहेगा, आंसर सही था मेरे ख्याल पहले फॉरवर्ड रिएक्शन, लेकिन उसकी रीजनिंग सही नहीं थी। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर कर गई, एंडोथर्मिक कौन सी है, फॉरवर्ड वाली। क्लियर या नहीं? अच्छा, रिएक्टेंट साइड हीट होती है तो एंडोथर्मिक होती है ना। रिएक्टेंट साइड अगर हीट होती है तो एंडोथर्मिक होती है, बिल्कुल एंडोथर्मिक होती है। क्या हुआ नहीं आया समझ, कंफ्यूजन है? चलो दोबारा देखते हैं। देखो इसमें दो रिएक्शंस थी, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, हीट प्लस PCl5 कन्वर्टिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2। तो इसमें रिएक्टेंट साइड पे हीट है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वहीं पे अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, तो उसमें क्या हो रहा है, PCl5 कन्वर्टिंग PCl3 प्लस Cl2 कन्वर्टिंग इनटू PCl5 प्लस हीट। तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया था, टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सी रिएक्शन फेवर करती, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन सी है, फॉरवर्ड। ये समझ आया साक्षी? ये सर अब आगे। ठीक है, करो। सर ठीक। इस रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब कौन सी रिएक्शन फेवर करेगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, क्या लगता है? एक्सोथर्मिक। एंड फिर टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन सी हुई, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बेसिकली फॉरवर्ड या बैकवर्ड की टर्म्स में आंसर चाहिए होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हुई या बैकवर्ड। सर बैकवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें एक्सोथर्मिक थी क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है तो हीट रिलीज हो रही होगी, एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो इसमें बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक बनेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड रिएक्शन भी प्रोसीड करो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इक्विलिब्रियम के रिलेटेड। पहला तो हमने ये तो पढ़ ही लिया
कि इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होता है, लेकिन रिएक्शन अभी भी चल रही होती है। मतलब इक्विलिब्रियम इज डायनामिक, स्टैटिक नहीं है, रिएक्शन रुकी नहीं है, रिएक्शन अभी भी चल रही है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हम इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं वो डायनामिक नेचर का है। एट इक्विलिब्रियम ऑल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ये हमने थर्मो में पढ़ा था कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर एटसेट्रा, becomes constant and remains unchanged thereafter। हम यहाँ पे तो सिर्फ कंसंट्रेशन और प्रेशर ही ले रहे हैं, लेकिन असली में सबकी सब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती हैं, डेंसिटी, कलर, ये सब कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली व्हेन नन ऑफ द प्रोडक्ट इज अलाउड टू एस्केप। अगर प्रोडक्ट बाहर जाता रहेगा तो कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया जा सकता। ओपन वेसल में कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया जा सकता। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए वेसल का क्लोज होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों साक्षी? ओपन में कभी भी इक्विलिब्रियम क्यों नहीं अचीव किया जा सकता? अब उसमें मैटर चेंज हो रहा है। मैटर तो चेंज हो रहा है, लेकिन मैटर तो हम कह ही रहे हैं ना कि रिएक्शन तो चल ही रही है। इक्विलिब्रियम पे भी तो मैटर चेंज होता ही है, या नहीं होता? ये सब होता है। नहीं होता बच्चे, नहीं होता। इक्विलिब्रियम पे मैटर चेंज विद इन द सिस्टम ही होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं होता। बेसिकली देखो, बेसिकली क्या है, मान लो हमारा ये वेसल है, ठीक है, हम इसमें पानी उबाल रहे हैं। एज्यूमिंग, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पानी को उबाल रहे हैं। ठीक, अगर ये पानी के जो वेपर्स बन रहे हैं ये बाहर जाते गए, मान लो ये बाहर निकलते गए, तब तो प्रोडक्ट वेसल से बाहर जाता जाएगा। अगर प्रोडक्ट वेसल से बाहर जाता जाएगा तो प्रोडक्ट की अमाउंट कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि कांस्टेंट हो जाए। बैकवर्ड रिएक्शन तभी शुरू होगी ना जब इसके ऊपर तुम एक प्लेट ढक दोगे, वेपर्स बाहर नहीं जाएंगे, वेपर्स बाहर नहीं जाएंगे और जो वेपर्स प्लेट पे चिपकेंगे वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। क्लियर या नहीं? अगर हम एक ओपन वेसल में पानी बॉईल करते रहें तब तो वेसल में पानी सारा खत्म हो जाएगा, रिएक्शन विल प्रोसीड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, बैकवर्ड रिएक्शन तो कभी शुरू ही नहीं होगी। अगर बैकवर्ड रिएक्शन कभी शुरू नहीं होगी तो कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया जा सकेगा। कभी भी खाली पतीले में, मतलब ओपन पतीले में, ओपन वेसल में पानी उबाल लो एंड सारा पानी उड़ जाएगा। ठीक है। वहीं पे अगर तुम एक परफेक्टली क्लोज्ड वेसल में पानी उबालोगी तो क्या होगा, वो वेसल फट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी खत्म हो जाए। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के कारण वेसल फट जाएगी, लेकिन पानी अंदर का खत्म नहीं होता है। क्लियर या नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस चल रही है। तक्षी समझ आया ये पॉइंट या नहीं, कि वेसल का क्लोज होना जरूरी क्यों है? यस सर। ठीक है। बेसिकली अगर वेसल क्लोज नहीं होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन कभी चलेगी ही नहीं, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन कभी ना चली तो इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है अपने पास, एक केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर साइड। तुम किसी भी साइड से, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। और कैटलिस्ट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम अर्लियर, टाइम चेंज कर देता है, स्टेट को चेंज नहीं करता है।
फ्री एनर्जी चेंज एट इक्विलिब्रियम इज 0, ये हम थर्मो में पढ़ के आए हैं कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है, 0। इवन डेल्टा एस भी क्या होता था, 0। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो काम आ सकते हैं, तो नोट कर ही लो, अच्छा रहेगा। Applications of equilibrium constant. Applications of equilibrium constant. इसकी पहली एप्लीकेशन है प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि अगर कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है या वो बहुत कम है, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम थी तो हमने कहा था कि जो हमारा एसिड है वो डिसोसिएट ही नहीं कर रहा, मतलब वो आगे की तरफ जा ही नहीं रहा। अगर वो आगे की तरफ नहीं जा रहा है तो हमने अल्फा को बहुत कम माना था, अल्फा वेरी लो, याद है या नहीं? ठीक है, yes, तो यही है पहली एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि भाई अगर कभी भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 3 आता है तो उस केस में वैल्यू बहुत अच्छी मानी जाती है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा गई, प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा चुकी है, द रिएक्शन प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन। वहीं पे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 10⁻³ होती है तो रिएक्टेंट डोमिनेट करते हैं, मतलब हम कहते हैं कि प्रोडक्ट बन ही नहीं रहे हैं या बहुत कम बन रहे हैं। और अगर वैल्यू -3 और +3 के बीच में रहती है तब हम कहते हैं appreciable concentrations of both reactant and products are present in the equilibrium mixture. Clear या नहीं? yes, sir. एक काम करो, हेडिंग डालना एप्लीकेशन, उसके अंदर पहली एप्लीकेशन लिखना प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। पहले यहां तक लिखो, फिर उसके बाद अगले पेज में लिखना है। लिखिए, Yes, sir. उसके बाद ये नोट करो, प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसी में बस ये लिख लो कि अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ है तो प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा चुकी है काफी, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती लेकिन अच्छी वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे एप्रिशिएबल वैल्यू इसमें बहुत कम होती है और -3 से +3 के बीच में रहेगा तो एप्रिशिएबल वैल्यूज रहती है। सेकेंड एप्लीकेशन है प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये भी हम कवर कर चुके हैं रिएक्शन कोशेंट के अंदर। हमने रिएक्शन कोशेंट पढ़ा था कि रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू निकाल लो, अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू कम आएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो सब चीजें। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस तो हमने न्यूमेरिकल्स बहुत सारे कर ही लिए, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, नोट कर लो तीनों, अभी तक वो लिख लेते हैं। Characteristics of equilibrium constant. Equilibrium constant has a definite value for every chemical reaction at a given temperature. हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। जब तक रिएक्शन सेम है
तब तक उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन, प्रेशर, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती। इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं साक्षी, थोड़ा ध्यान से लिखना। इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, प्रेशर, सब पे। हमने ली चेकलियर प्रिंसिपल किया है कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करें, प्रेशर चेंज करें तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है या नहीं? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगी ताकि इक्विलिब्रियम को रीगेन किया जा सके। इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना कंसंट्रेशन पे, ना प्रेशर पे, ना वॉल्यूम पे। The equilibrium constant does not depend upon initial concentration of the reactant and in the manner in which equilibrium has been attained, provided temperature remains same। क्योंकि equilibrium constant की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ equilibrium टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, बस मतलब यहाँ पे चाहे लिख लेना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग चीज है, इक्विलिब्रियम अलग चीज है। तो ली चेकलियर प्रिंसिपल ने इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में नहीं बताया। ये तो अभी अभी हम देख ही चुके हैं। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स एन अप्रोक्सीमेशन, ये भी हम लिख चुके हैं, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, वो सब चीजें। या अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होगी। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम कह सकते हैं रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होगी प्रोडक्ट की अमाउंट से एट इक्विलिब्रियम। The value of equilibrium constant depends on the stoichiometry of chemical equation। ये stoichiometry पे कैसे डिपेंड करती है साक्षी? हम कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द स्टोइकोमेट्री। कैसे? नहीं, साक्षी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड कैसे करती है? नहीं पता सर। देखो, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड बिल्कुल करती है। कैसे? अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन है x मोल्स ऑफ A रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू y मोल्स ऑफ B, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होता है? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे डिपेंड कर रही है। क्लियर या नहीं? तो स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड करती है। कोई डाउट? नो सर। नोट करो इसे भी। और लास्ट में टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो है ही है, वो तो हम कहते ही आए हैं शुरू से कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। एंड फॉर्मूला इज दिस, log K2 by K1, याद कर लो इसे तो ज्यादा अच्छा है। log K2 by K1, दिस इज डेल्टा H by 2.303 R। इसको ऐसे भी कर सकते हो यार, ऐसे में याद कर लो, log K2 by K1
this is delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, ऐसे याद करना। करो इसे नोट। लेगा पेपर में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने असाइनमेंट में दिया है, शायद जो मैं तुम्हें असाइनमेंट दी है मैं दिया है या नहीं, शायद नोट ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इन वाटर इंक्रीजेस अप टू 32.4 डिग्री बट डिक्रीजेस आफ्टरवर्ड्स। इनिशियली सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, फिर सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? कुछ आइडिया इसके बारे में कि इनिशियली सॉल्युबिलिटी बढ़ती है फिर सॉल्युबिलिटी कम होती है? देखो बेसिकली होता क्या है, हो क्या रहा होगा, इनिशियली सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, मतलब सॉल्यूशन बन रहा है। तो इनिशियली जो सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक रहा होगा। इनिशियली जो सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस है वो कैसा रहा होगा? एंडोथर्मिक। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई और ज्यादा सॉल्यूशन बना, सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई। लेकिन हो सकता है कि 32.4 डिग्री के बाद आफ्टर 32.4 डिग्री जो सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस है वो रिवर्स हो गया। अब वो कैसा हो गया हो? एक्सोथर्मिक। अगर अब वो एक्सोथर्मिक हो गया है तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी। बैकवर्ड रिएक्शन में तो सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय हो गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई। क्लियर या नहीं? देखो इनिशियली जो सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस है वो कैसा है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है मतलब हीट यूज हो रही है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रिएक्शन और फॉरवर्ड जा रही है और सॉल्यूशन बनता जा रहा है, सॉल्यूशन बनता जा रहा है, या ये कहें सॉल्यूट डिसॉल्व होता जा रहा है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। फिर 32.4 डिग्री के बाद हो सकता है कि जो सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस है वो कैसा हो गया हो? एक्सोथर्मिक। अगर सॉल्यूशन बनाने का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक हो गया है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन पहले एंडो थी, अब फॉरवर्ड कैसी हो गई है? एक्सो। तो अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करेगी। बैकवर्ड में तो सॉल्यूट सेपरेट आउट हो रहा है फ्रॉम अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज कन्वर्टिंग इनटू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन is getting separate, solute is getting separated from the solution. तो solubility क्या हो रही है? कम हो रही है, नहीं साक्षी? Yes, sir. ठीक करो। The solubility of Na2SO4.10H2O increases with increasing temperature because Na2SO4.10H2O dissolves in water with endothermic effect, but at 32.4 degree it changes into anhydrous। ये किस में चेंज हो जाता है? एनहाइड्रस में चेंज हो जाता है, which dissolves in water with an exothermic effect। Thereby, according to Lee-Chatelet principle, solubility starts decreasing। Initially process is endothermic, बाद में exothermic हो जाता है। करो इसे।